गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ ज्वाइन द क्लास। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है सिविक्स की क्लास 9th। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। क्या नाम था चैप्टर का उसका? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी अपनी प्रेजेंट लगाइए। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? गुड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। लेट मी गिव यू सम ओवरव्यू। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पूरा डेमोक्रेसी के बारे में कि जो भी रूल्स होते हैं हम किसी भी तरीके से उन रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हमारी गवर्नमेंट उन रूल्स के लिए या फिर हमारी गवर्नमेंट उन रूल्स को कैसे फॉलो कराती है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसमें सिटीजन्स को और उसकी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। इन सारे रूल्स को ही, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं किसी भी कंट्री में रहने के लिए हमें, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड संविधान। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वहाँ के लोगों को अपने अधिकारों की नॉलेज होती है, गवर्नमेंट को पावर का पता होता है अपनी कि कितनी उसकी पावर है और उसे गवर्नमेंट को किस तरीके से फंक्शन करना है कंट्री के अंदर। इस चैप्टर में हम यही चीज़ जानेंगे कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप होते हैं, कौन इन्हें डिज़ाइन करता है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में मिलेगा। ठीक है। व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट द शेप कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेन चैप्टर। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि हम क्या पढ़ने वाले थे इसमें। ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में साउथ अफ्रीका के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आपको फ़ोटो दिख रहा होगा यहाँ, वैसे क्लियरली नाम मेंशन्ड है। कौन है ये? नेल्सन मंडेला। ठीक है। आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच persons live together in harmony with the equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये नेल्सन मंडेला के कथन हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो वाइट लोग थे उनके खिलाफ भी लड़ा है, जो ब्लैक लोग थे उनके साथ रहकर भी लड़ा। आई हैव चेरिश द आइडियल, और हमेशा इन्होंने यही सोचा कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाए और सोसाइटी फ्रीली रह सके, सोसाइटी के लोग फ्रीली रह सके, उनके पास बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हों, सब जो है खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। ठीक है। तो हम जो है साउथ अफ्रीका की ही स्टोरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए आगे। दिस वॉज नेल्सन मंडेला। जो अभी आपने कथन देखा, जो कमेंट था वो नेल्सन मंडेला का था। बीइंग ट्राइड फॉर द ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। इन पे जो है देशद्रोह का आरोप था। किसने लगाया? ट्रीजन का मतलब होता है जब देशद्रोह का आरोप लगता है। किसने लगाया था इन पे देशद्रोह का आरोप? वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने। जो अफ्रीका के लोग थे जिन्हें वाइट्स के लिए बोला जाता था, क्योंकि वो उनका रंग कैसा था, स्किन कलर कैसा था? वाइट कलर का। ठीक है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, वैसे आपको ये स्टोरी पता भी होगी थोड़ी बहुत। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन्ड इन 1964। नेल्सन मंडेला और उसके साथ जो 7 और नेता थे उन्हें जो है जीवन भर जेल में डाल दिया गया 1964 में, फॉर डेयरिंग टू अपोज द एपार्थीड रेजिमी इन हिज कंट्री। एपार्थीड का मतलब क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। द मीनिंग ऑफ द एपार्थीड इज व्हेन द
पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, यानी कि जब स्किन कलर के ऊपर लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है वह चीज़ अपार्थाइड कहलाती है। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, उन्होंने 28 साल जेल में गुजारे। उस जेल का नाम क्या था? रॉबन आइलैंड। ठीक है, रॉबिन आइलैंड। किसने? नेल्सन मंडेला ने। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेंजर के साइन लगे होते थे, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो भेदभाव करते थे किनसे? ब्लैक लोगों से, जिनके स्किन कलर क्या था? ब्लैक था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने किस तरीके से अपार्थाइड सिस्टम को झेला। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू द अफ्रीका, यानी अपार्थाइड एक तरीके से सिस्टम था जिसमें कि भेदभाव किया जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स रंग के ऊपर या फिर स्किन कलर बोल सकते हैं। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, जो वहाँ के गोरे यूरोपियंस थे उन्होंने सबने मिलके साउथ अफ्रीका के ऊपर ये सिस्टम इम्पोज कर दिया था। कौन सा? अपार्थाइड सिस्टम। ड्यूरिंग द 17th and the 18th century, the trading companies from the Europe occupied it with the arms and the force. 18वीं और 17वीं सदी के दौरान जो यूरोप की कंपनीज थी, अपनी ताकत के बलबूते पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम लागू कर दिया, अपार्थाइड सिस्टम। जिस तरीके से इंडिया भी उस वक्त जो ऑक्यूपाइड हो रहा था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन इंडिया में क्या था? बहुत सारे जो वाइट्स थे, यानी जो गोरे लोग थे, वो सेटल डाउन हो चुके थे। एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के जो लोकल रूलर बन चुके थे, वहाँ पर राज करने लगे थे। द सिस्टम, अब ऊपर चलते हैं। द सिस्टम अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जो सिस्टम अपार्थाइड था वो लोगों को डिवाइड करता था, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर्स। स्किन कलर मतलब एक आदमी गोरा है, दूसरा काला है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा काले के साथ। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो वहाँ के खुद के जो साउथ अफ्रीका के निवासी थे, वो सबका रंग कैसा था? मोस्टली ब्लैक ही था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन जो साउथ अफ्रीका में थी उसमें से 3/4 लोग वहाँ के ब्लैक्स थे या ब्लैक कहलाते थे। Beside these two groups, there were people of the mixed races who were called the colored. इन ग्रुप्स को छोड़ के, जैसे ब्लैक्स तो थे ही 3/4 जो पॉपुलेशन में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कलर्ड बोला जाता था। मिक्स्ड रेसेस यानी जो गोरे भी थे या फिर जो काले भी थे, जो मिक्स्ड थे, वो कहाँ से आए हुए थे? जो इंडिया से आ गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज द इन्फीरियर्स। जो वाइट रूलर्स थे, जो वहाँ के गोरे लोग थे, वो सब क्या करते थे? गोरे लोगों को छोड़ के, आइदर वो काला हो या फिर कोई कलर्ड हो या उसका स्किन कलर, उस सब से भेदभाव किए जाते थे, उन सबको छोटा महसूस कराया जाता था। द नॉन वाइट्स, जो लोग काले थे या फिर जिनका स्किन कलर कह सकते हैं काला था, उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जो अपार्थाइड सिस्टम था बेसिकली किन के लिए बुरा था, किसके लिए बेकार था? जो काले लोग थे, जो ब्लैक्स कहलाते थे। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। इन काले लोगों को, जहाँ पे गोरे लोग रहते थे, वहाँ पे रोक दिया जाता था रहने से। किनको? काले लोगों को। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। वो जब भी काम कर सकते थे काले लोग गोरे लोगों के एरिया में, जब उनके पास परमिशन होगी। वहाँ की ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, ये सब क्या थे? ये सब जो है रेस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, जहाँ पे काले लोगों को कोई परमिशन नहीं दी जाती थी जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स वर सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी ये सब जो क्या थे? वाइट्स यानी गोरे लोगों के लिए और काले लोगों के लिए अलग अलग थे। दिस वॉज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलगाव करना, यानी लोगों को अलग अलग उनकी सुविधाएं देना। सुविधाएं मतलब जैसे गोरे लोग तो थे अलग, दूसरी बस में बैठेंगे, टॉयलेट्स दूसरी यूज़ करेंगे, पार्क में नहीं घूम सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, ठीक है, उनके लिए अलग से डिज़ाइन किया जाएगा या फिर उन्हें जाने ही नहीं दिया जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस
वेयर द वाइट वर्शिप्ड, जो काले लोग थे उन्हें चर्च में घुसने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और प्रॉब्लम ये भी थी कि जो काले लोगों पे जो इतना अत्याचार हो रहा था वो इस चीज़ का विरोध भी नहीं कर सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, यानी 1950 से ही काले लोगों ने या फिर जिनका कलर मिक्स था या फिर इंडियंस ने इस अपार्थाइड सिस्टम को काफ़ी झेला था। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड द स्ट्राइक्स, उन्होंने बहुत सारी मार्चेस भी करी, स्ट्राइक्स भी करी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ द सेग्रीगेशन, वहाँ की एक पार्टी थी, पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC। इसने जो है फाइट किया था जो ये भेदभाव हो रहा था इसके अगेंस्ट में। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज़, इन्होंने जो मिलके अफ्रीकन पार्टी ने, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने मिलके बहुत सारे वर्कर्स का यूनियन बनाया था और कम्युनिस्ट पार्टी को भी इन्होंने ज्वाइन करवाया था अपने अंदर, ठीक है। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड द ANC, बहुत सारे जो गोरे लोग थे, ऐसा नहीं था कि सारे जो गोरे लोग थे सब बुरे ही थे, लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लोग थे या फिर जो देखभाल किया करते थे, जो मानवता के प्रतीक थे, ठीक है, जो सबके बारे में अच्छा सोचा करते थे, उनमें से कुछ सेंसिटिव वाइट्स ने भी ANC को, इस पार्टी को ज्वाइन कर दिया गया था टू अपोज द अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड द रेसिस्ट, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस अपार्थाइड सिस्टम को बिल्कुल ही एकदम से अनजस्टिफाई बताया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ठीक है। ये कहती थी सारी कंट्रीज़ कि ये सिस्टम जो है बिल्कुल ही बेकार है और इस तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं कराना चाहिए या फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। बट द वाइट्स रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल, लेकिन वहाँ की जो गोरी सरकार थी साउथ अफ्रीका की, वो अभी भी रूल करे जा रही थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने टॉर्चर किया, मार भी दिया और बहुत सारे लोगों को परेशान भी बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरीके से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ, यानी किस तरीके से संविधान बना। एज प्रोटेस्ट एंड द स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, इस सिस्टम के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए गए, विरोध किया गया, धीरे धीरे जो है ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स, वहाँ की जो सरकार थी, गोरी सरकार, उसको एहसास हुआ कि अब जो है लोग उसके मतलब हाथों में नहीं है, अब लोग बेकाबू हो चुके हैं इस सिस्टम के खिलाफ। द वाइट रेजिमी चेंज इस पॉलिसीज़, तो उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, किन्होंने, जो वाइट गवर्नमेंट थी। द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, रिपील्ड का मीनिंग होता है निरस्त कर देना, जो वहाँ की डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थी उन सबको निरस्त कर दिया गया। बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन कर दिया गया और जो मीडिया पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन सबको फ्री कर दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ द इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, 28 साल बाद जो नेल्सन मंडेला थे उनको जो है जेल से फ्री कर दिया गया। वो 1964 में जेल चले गए थे और एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर से लिखा हुआ इधर, द न्यू नेशनल फ्लैग of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो on this day 26 अप्रैल 1994 वहाँ का जो झंडा था, जो नेशनल फ्लैग था, उसको फहराया गया और एक नई डेमोक्रेसी ने जन्म लिया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू द एंड, जो वहाँ की अपार्थाइड सरकार थी, जो अत्याचार था, वो सब खत्म हुआ। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अब ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करी जाएगी जहाँ पे कोई भी स्किन कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। अब हमें देखते हैं जब नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया नए साउथ अफ्रीका का, तो उन्होंने
क्या बातें कहीं। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for the goodness in the other. My wish is that, ये कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, my wish is that South Africans never give up on the belief in goodness. ये उन्होंने बोलना ये चाह रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने हमेशा सच्चाई पे भरोसा किया, हमेशा अच्छे लोगों का साथ दिया। आज यही कारण है कि वो अपार्थाइड सिस्टम जो है ख़त्म हो गया। एंड दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। नेल्सन मंडेला का कहने का तात्पर्य ये था कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वही डेमोक्रेसी को चारों तरफ से बांध के रखते हैं और उन्हीं के लिए डेमोक्रेसी बनाई जाती है और अधिकार भी लोगों का ही उन डेमोक्रेसी के ऊपर होता है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज़। अब जब नई सरकार बना दी गई तो उसके बाद जो काले लोग थे वो भी लीडर बनने थे, उनको भी लीडर बनाया गया, लेकिन काले लोगों ने कहा कि अब जितना भी अत्याचार गोरे लोगों ने किया है, लेकिन वो काले लोग उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, गोरे लोगों के साथ, एंड वो सब कुछ भूल जाएंगे। दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, तो काले लोगों के हाथ में जब पावर आ गई थी तो उन्होंने गोरे लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार नहीं किया और उनको माफ़ कर दिया गया था। दे सैड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। जो नई गवर्नमेंट थी, जो ब्लैक्स थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नई साउथ अफ्रीका की फॉर्म की जानी चाहिए बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए हर जगह और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसी के बारे में अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, यानी 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। लगभग 2 साल के बाद जो है साउथ अफ्रीका में नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के लोगों को पूर्ण अधिकार दिए। टुगेदर दे डिसाइडेड इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम्स नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड। उन्होंने कहा कि हर किसी की समस्या का समाधान होगा, वहाँ के जो लोग हैं, ऐसा नहीं होगा कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाए। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को राक्षस नहीं माना जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और सब सरकार ने ये एग्री किया कि जो भी सॉल्यूशन लाया जाएगा और उस सॉल्यूशन का हिस्सा हर कोई होगा। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेटिव इन द पास्ट। ये नहीं देखा जाएगा कि अगर कोई वाइट लोग हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट देना चाह रहे तो उनको रोका नहीं जाएगा, उनको भी साथ लेकर उनकी भी सुनी जाएगी। द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप द स्पिरिट। जो प्रस्तावना थी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी हम देखेंगे वो। ये पेज नंबर 50 पे है। जब हम आगे जाएंगे इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे जब दिखाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका के संविधान ने सारे के सारे डेमोक्रेट्स को खूब प्रेरित किया। आई स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। जिस साउथ अफ्रीका में इतना अत्याचार हुआ करता था, लेकिन आज पूरा संसार उसको एक आइडियल मान रहा था, एक लोकतंत्र के रूप में सबको प्रेरित कर रहा था कि उनके जैसे ही सरकार होनी चाहिए। What made this change possible was the determination of the people of South Africa। ऐसी आखिर क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया साउथ अफ्रीका के अंदर? क्या वो लोगों की दृढ़ शक्ति थी कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करना था, अपने अत्याचारों को बदलना था, अपने अत्याचारों के खिलाफ लड़ना था, यही सब था। ठीक है। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो संविधान बनाया गया है साउथ अफ्रीका का, वो दोनों चीज़ बताता है, पास्ट भी साउथ अफ्रीका का और जो फ्यूचर जो आएगा उस चीज़ को भी डिस्कस करता है कॉन्स्टिट्यूशन।
On the one hand, it is the Solomon Pact in which we South Africans declared to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. जो उनका पूरा जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, भयानक था, लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ पास्ट थी और उसे कोई बदल नहीं सकता था. इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर for the transformation of a country into one which is truly shared by all its people. A country which is fullest sense belongs to all of us. ब्लैक हो या कोई वाइट हो या औरत हो या आदमी हो, कंट्री जो है सबके लिए समान है और सबको सारे अधिकार देती है. तो आपको समझ में आई किस तरीके से साउथ अफ्रीका की स्टोरी थी. आगे बढ़ते हैं. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की. द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ एन गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको समझ में आया होगा कि हमें आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका की स्टोरी जानी, ठीक है. एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन आखिर करता क्या है संविधान. द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. ठीक है, जो हमने साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ी उसमें क्या थे, लोग वाइट्स थे, जो वाइट लोग थे वो सब डोमिनेट कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि जो काले लोग हैं अत्याचार भी सहते रहें और उनके साथ भी रहें. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी इंसान के लिए? नहीं. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. इतना कहाँ आसान रहता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर अत्याचार किया जाए और वो जो है थोड़ा सा भी विरोध ना करे और जीवन भर अत्याचारी में ही गुजार दे. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. सब लोगों के खुद के इंटरेस्ट होते हैं, अधिकार होते हैं. द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. जैसा कि पहले जब वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, जो अधिकार जमाए हुए थे साउथ अफ्रीका में, तो लेकिन ऐसे ब्लैक लोग ये चाहते थे कि उनके ऊपर ऐसा अत्याचार ना हो, उनके जो अधिकार हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, समझौता ना किया जाए. दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड द इकोनॉमिक राइट्स. वो भी चाहते थे काले लोग भी कि उनका भी इकोनॉमिकली या सोशली उन्हें पूरे के पूरे राइट्स मिले. द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड द प्रॉपर्टी. लेकिन वहाँ की सरकार कैसी थी गोरे लोगों की, जो कि सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में लगी होती थी या फिर अपने प्रिविलेजेस को सिक्योर करने में लग रही है. आगे चलते हैं. आफ्टर द लॉन्ग निगोशिएशंस, यानी लंबे समझौते के बाद दोनों पार्टीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ किया. द वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. तो वहाँ के जो गोरे लोग थे उन्होंने एग्री कर गया कि जो है मेजॉरिटी जो रूल होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और जो है एक पर्सन एक वोट करेगा. दे ऑल्सो एग्रीड टू सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स. गरीब लोगों के लिए या फिर मजदूर लोगों के लिए भी जो उनके राइट्स थे उनके लिए भी गोरी सरकार एग्री कर गई. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. दे एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी. लेकिन वहाँ के जो काले लोग थे उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया, जो वाइट लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको नहीं लिया जाएगा, यानी कंप्लीटली रूप से उनको जो है जो वाइट लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उन पर अधिकार नहीं जमाया जाएगा काले लोगों द्वारा. दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. वो किस तरीके से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़, ये समझौता को पूर्ण किया. इवन दे मैनेज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर. वट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर. कहने का मतलब ये है कि इतना सारा काले लोगों ने जो है गोरे लोगों पर विश्वास कर लिया, ठीक है, जब दोनों पार्टी से एग्री कर गई थी, लेकिन ऐसा ट्रस्ट कब तक चलेगा आखिर? क्या ऐसा जो समझौता है क्या वो फ्यूचर में नहीं टूट सकता था? आगे बढ़ते हैं. द ओनली वे, इस विश्वास को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लागू करे जाएं. और रूल्स और रेगुलेशंस लागू करने का मतलब ही होता है संविधान को तैयार करना. तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे डेवलप किया गया. These rulers lay down how the rulers have to be chosen in the future. These rules also determined what elected governments are empowered to do. यानी जो हम रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं यही रूल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता जो कैसे चुना जाएगा, हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी, हमारी गवर्नमेंट
का लोगों के ऊपर कितना अधिकार होगा और लोगों का अधिकार कितना होगा उसकी गवर्नमेंट पे। ठीक है, दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम ईजिली। ये रूल्स जब भी काम करेंगे, मान लो कि आपने कोई नेता चुन लिया, ठीक है, अब क्या, जब वो नेता अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर वो अपनी चलाएगा तो संविधान को वो ब्रेक कर रहा है, तो इस हिसाब से वो जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं कहलाएगी और लोगों पे अत्याचार भी हो सकता है। सो फाइनली इन सब को रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से सेटअप करने के लिए, ताकि सभी लोग फॉलो करें इन्हें, सारी गवर्नमेंट को अपनी पावर्स का पता हो, सारी गवर्नमेंट को ये पता हो कि लोगों के कितने कितने अधिकार हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को हमने सब मिला के क्या चीज़ बनाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे वही चीज़ देखेंगे हम। द सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुछ सेट जैसे होता है ना कि रूल्स का, हमने बहुत सारे रूल्स को सेट कर दिया, अब इन रूल्स को ही फॉलो करेगी गवर्नमेंट भी, वहाँ के लीडर्स भी, वहाँ के लोग भी। ठीक है, तो यही हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं था कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बहुत और भी कंट्रीज़ में था, और में किस तरीके से आया हम वो भी चीज़ भी जानेंगे। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। ज़रूरी नहीं था कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही अत्याचार हो रहा हो जैसे साउथ अफ्रीका में हो रहा था काले लोगों के ऊपर सफ़ेद लोगों द्वारा। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव द डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियंस एंड द इंटरेस्ट। लेकिन पूरे संसार में सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। लेकिन सब कंट्रीज़ को ये रूल्स तो चाहिए ही होते हैं। रूल्स चाहिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ही। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जब मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी। कॉन्स्टिट्यूशन is the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by the people living together in a country। यहाँ से लेके दी कॉन्स्टिट्यूशन से लेके कंट्री तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आती है। ये चीज़ समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरीके से रूल्स हैं जो कि लिखे हुए हैं, और वो लिखे हुए रूल्स किसी भी कंट्री में अगर ये रूल्स अप्लाई होते हैं तो सारे लोगों को मान्य होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ी लॉ जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, जो कि डिटरमाइन करेगा रिलेशनशिप अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, जिन्हें हम लोग जो रह रहे हैं कंट्री के अंदर उन्हें सिटीजन्स बोलेंगे, और द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, लोगों और वहाँ की सरकार के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से आपस में वो कनेक्ट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ये एक तरीके से लोगों के रूप में लोगों के लिए विश्वास का काम करता है कि किस तरीके से सरकार और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कैसे वर्क करेंगे आपस में। सेकेंडली, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है चुनी जाएगी, वहाँ के लोगों के हाथ में कौन कौन सी सरकार पावर्स होंगी और क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरा, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो सरकार चाहे ऐसा नहीं कर सकती कि जो चाहे वही कर दे, उसके पास भी कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, किस तरीके से लोगों को उम्मीदों पे खरा उतरेगा और एक अच्छी सोसाइटी बनाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हो सकता है। जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ के लोग जो है अच्छी तरीके से सुखी रहेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया, पूरा स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यहीं तक किया, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो या फिर वीडियो पसंद आई हो कह सकते हैं, तो आप जो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हमारी कोई और वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, नाउ वी विल मीट
इन द नेक्स्ट क्लास। जब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ हो।